सभी को नमस्कार। आजो सभी शिकारियों। तो नाइस ऑफ यू। बहुत खूब, बहुत खूब। आ जाइए। सो नाइस ऑफ यू। जय हिंद। थैंक्स। थैंक यू सो मच आनंद साहब, थैंक यू सो मच। एक कमेंट जा रहा है, ध्यान से देखना। चलिए सर, ठीक है। वेरी नाइस। कोई बात नहीं, सभी बच्चे आ जाएं एक बार थोड़ा सा। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं मुझे लगता है आज की क्लास में पढ़ने के लिए। और काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं ये सभी बच्चे पढ़ने के लिए। हम्म। बहुत अच्छे, बहुत 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 खूब, बहुत खूब। हाँ, आज की क्लास आपकी 2-4 मिनट के लिए लेट हुई है, कल से चीज़ें सिस्टमेटाइज हो जाएंगी। और आज चलिए, बहुत अच्छे इंसान हैं आप सभी, साक्षात देवता सामने आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत खूब। चलिए, आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के सामने है और कहानी शुरू करते हैं। अब आप अपने कमेंट्स वाला सेक्शन थोड़ा सा रोक दें ताकि मैं कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शुरू कर सकूं। तो सरकार, कहानी शुरू की जा सकती है। वेरी गुड। सभी बच्चों को एक बार दिल से फिर से नमस्कार और आप सभी का स्वागत है करियर विल की इस क्लास पर। इंग्लिश स्पेशल 09 में आप सभी का स्वागत है। और इस डिस्कशन में मैं आप लोगों के सामने कल की क्लास में कुछ बता चुका था। उस बातचीत को शायद आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। फाइन। उस सारी की सारी बातचीत में हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या पढ़ा, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेटिवली मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। और पिछली क्लास तक हम लोगों ने एक शब्द पर बात को रोक दिया था। मैं थोड़ा सा रिकैप कराना चाहूँगा, उसके बाद बहुत प्यारी चीज़ें आगे हमें आज समझनी शुरू करनी है। हम लोगों ने पिछली क्लास तक समझने की कोशिश की, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके 3 सिस्टम्स हैं, मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और एक सिंटैक्स। और उसके बाद हम लोगों ने वर्ड की फॉर्मेशन के बारे में समझा, वर्ड की यूनिट किस तरीके से हिस्सों में बढ़ती है। इस वर्ड की यूनिट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करते हैं, जिनकी संख्या 8 हुई। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से क्या करते हैं, अभी ये बात अधूरी है सनम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया इन 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपस में हम बिना कंप्लीट मीनिंग जोड़ने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं फ्रेज। और फ्रेज को 3 हिस्सों में हमने बांटा, एक हमने कहा नाउन फ्रेज, एक हमने कहा एडजेक्टिव फ्रेज और एक हमने कहा एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद आगे हम लोगों ने समझने का काम किया फ्रेज के बाद एक सेंटेंस नाम के शब्द से। फाइन। अब ये सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन को 2 हिस्सों में हम लोगों ने बांटा। एक हमने कहा, मैं 1 मिनट के लिए उस बात को रिवाइज कराना चाहूंगा। और हमारे सामने एक बहुत प्यारी चीज आई जिसे हम लोगों ने कहा सेंटेंस। और सेंटेंस की डेफिनेशन की हम लोगों ने पहली बात कही जिसे हम कहते हैं कंप्लीट मीनिंग।
क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखना, इसे हम कहते हैं कंप्लीट मीनिंग। जब कंप्लीट मीनिंग की हम बात करते हैं तो शब्दों का एक ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ निकलता है। फाइन, पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात हम लोगों ने इसी के साथ साथ समझने की कोशिश की, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। व्हाट डू यू कॉल इट? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जब हम शब्दों की अरेंजमेंट का ध्यान रखते हैं, इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक छोटा सा शब्द हमने तैयार किया था, कुछ याद आती है वो बात, जिसे हमने कहा स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही शब्दों को 3 हिस्सों में हम लोगों ने बांटने की कोशिश की, जिसमें एक चीज आई सामने सब्जेक्ट, एक चीज आई सामने वर्ब, और एक चीज हमारे सामने आई जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। 3 शब्द हैं हमारे, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक हमने कहा ऑब्जेक्ट, और इन्हीं तीनों के आधार पर तैयार होता है हमारा एक सेंटेंस। यहां तक की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में कही। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए, अब थोड़ी सी बातचीत मैं और आगे लेकर चलना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आ जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि बेसिक की जो इन्फॉर्मेशन है या बेसिक बातचीत की जो भी है जिक्र, वो यहीं तक हमारे काम की है। मैं इस सेंटेंस की अगर बात करना चाहूं तो इन्हीं के आधार पर, मैं फिर कह रहा हूं, सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसी के आधार पर सेंटेंस के कुछ टाइप्स बन जाते हैं। किसके आधार पर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के आधार पर। और इसके टाइप्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके टाइप में सबसे पहले एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। कल हम लोगों ने समझा था अपनी क्लास में कि आर से पहले वाउल साउंड आती है तो आर की साउंड को हम प्रोनाउंस नहीं करते, ये सिर्फ एक बात रह गई अ के साथ, एसर्टिव। इस एसर्टिव को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस एसर्टिव के भी अपने टाइप्स होते हैं, और इसके टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसका एक पहला टाइप सामने आया जिसे हम कहते हैं एफर्मेटिव। क्या लिखा हमने? एफर्मेटिव। जब एफर्मेटिव की हम बात करते हैं तो एफर्मेटिव को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या लिखा बच्चों? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात हम करना चाहेंगे। फाइन, चलो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं समझना चाहूँ, पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऐसे लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, आगे अगर कहें मेन वर्ब, और फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात एग्जाम्पल की तरह से करना चाहूँ तो मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा, राधा हैज रिटन अ लेटर। अगर हर एक शब्द को ध्यान से हम समझने का काम करते हैं तो राधा हमारे सामने सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब हुआ, रिटन अपने आप में मेन वर्ब हुआ, और अ लेटर जो भी लिखा है ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। पहली बात तो ये। फाइन, इसी के अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो दूसरा टाइप हमारे सामने आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको थोड़ी सी बातचीत समझाना चाहूंगा। मैं आपके सामने जो चीज आपसे बुलवाना चाहूं उसे बोलने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। सीख रहे हैं तो ऐसे सीखें कि कुछ नहीं आता। बारी जब आए आप लोगों के अटेम्प्ट करने की तो अटेम्प्ट करते वक्त आपसे अच्छा किसी को नहीं आता। फाइन, तो सेंटेंस, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपकी कंप्लीट कर रहा हूं आज, इसी के आधार पर सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग जोड़ना, समझना, सीखना शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त जरा पढ़कर सुनाए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को फिलहाल के लिए एक नॉट की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? नॉट की जरूरत है। कहानी को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूंगा। स्ट्रक्चर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए जब हम नॉट की जरूरत मानते हैं तो नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं। किसके साथ कहा? हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं। तो इस लिखे हुए ऊपर सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का जिक्र हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखने की कोशिश करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? क्लियर है? सेंटेंस दो अभी फिलहाल हमने एक हिस्से में बांट के चले, इसे हम कहते हैं बच्चों एसर्टिव, और एसर्टिव के 2 हिस्से निकल कर आते हैं। एक हुआ एफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा हुआ
नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट हमेशा यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिलहाल के लिए इस बात को याद रखें, वजह धीरे धीरे सामने आएगी। फाइन, एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देख लें, फिर चीजों को मैं आगे लेकर चलने की कोशिश करूंगा। तो पहले टाइप के सेंटेंस की बातचीत होने के बाद एक अगले टाइप के सेंटेंस से मैं आपको मिलाना चाहूंगा। फाइन बच्चों, आप लोगों की ये जो क्लास है बेसिकली रिकॉर्ड होती है, आप इसे रिवाइंड करके दोबारा से भी देख सकते हैं, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तो पहले बड़े ध्यान से सुने और समझें। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसे वो इंसान सीख पाता है जो इसे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करता। इसे सीखने समझने के लिए आपकी अटेंशन, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टीचर के साथ चलें, सब कुछ सीख पाएंगे। आप टीचर से आगे निकलेंगे, आप उलझ जाएंगे। अरे मेरी बात समझ पाए मेरे भाई? कहानी को समझते हैं। एक दूसरे टाइप के सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो दूसरे टाइप के सेंटेंस को, अच्छा मैंने आपके सामने लिख दिया, जनाब जरा पढ़कर सुना दें क्या लिखा। वेरी गुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहा मेरे दोस्तों? इंटेरोगेटिव। इसमें पहले आर की साउंड नहीं, दूसरे आर की साउंड आ रही है। इंटेरोगेटिव। फाइन। अब इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करता हूं, तो ये सवाल पूछने का काम करता है। क्या काम करता है? सवाल पूछने का काम करता है। जब सवाल पूछने की बारी है, तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़े ध्यान से सोचकर मुझे जवाब देना। पहला सवाल, क्या आपने डिनर कर लिया है? जवाब देने की कोशिश करें। आप ये सोचकर चलें कि आप मेरे सामने ठीक बैठे हैं और मैं आप लोगों से जो सवाल पूछ रहा हूं आप उनके जवाब देंगे, ठीक है? और मैं सुन पा रहा हूं आपको, आप ये सोचकर चलें। अपनी क्लास के अंदर ये चीज बिल्कुल ना सोचने की कोशिश करें कि आपकी क्लासरूम कुछ दूसरी तरह से चल रही है। नहीं, आपके मैं सामने हूं, कहानी आपको समझा रहा हूं, सुन रहे हैं आप और मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। लेट अस मेक इट अ फिजिकल क्लास। गॉट माई पॉइंट? चलिए दोस्तों, मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपको ये फील होने ही नहीं दूंगा कि आप मेरे से दूर बैठे हैं। फाइन, आप मेरे दिल में हैं। बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या आपने डिनर किया है? आपका जवाब मैं सुन पा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, क्या आज मौसम सुहावना है? शाबाश। क्या आपको इंग्लिश समझ आ रही है? शाबाश। मैंने 3 सवाल आपसे पूछे। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, क्या आपने डिनर किया है? आपका जवाब मुझे सुनाई दे रहा है, या तो आप यस कह रहे हैं या फिर नो कह रहे हैं। मैंने आपसे फिर सवाल पूछा, क्या आज मौसम सुहावना है? या तो आपका जवाब यस है या फिर नो है। ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने फिर आप लोगों से सवाल पूछा, क्या आपको इंग्लिश समझ आ रही है? आपका जवाब मैं सुन पा रहा हूं, या तो यस या फिर सिर्फ यस। ठीक है। अब मैं इसकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को बदलने की कोशिश करूंगा। सोचें और जवाब दें। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने क्या डिनर किया है? आपके सवाल के जवाब बदल रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहने की कोशिश करेंगे सर हमने पुलाव, कुछ लोग आप में से कहना चाहेंगे रोटी सब्जी, कुछ कहना चाहेंगे शायद आपने कुछ और भी चीज खा ली है। आया ना? आपके जवाब बदल रहे हैं। फिर मैंने आपसे पूछने की कोशिश की, मौसम में क्या सुहावना है? कुछ कहेंगे सर बारिश हो रही है, कुछ कहेंगे सर ठंडी हवा चल रही है, कुछ कहेंगे सर आसपास का माहौल बन रहा है। ओ हो, गलत जा रहे हो बेटा। मैंने आपसे फिर सवाल पूछने की कोशिश की, आपको इंग्लिश में क्या समझ आ रहा है? आपके जवाब बदल जाएंगे। आप कहेंगे सर हमें सब कुछ समझ आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आपका मजाक बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आपके तरीके में कुछ तो बात है। आपके आंसर्स अलग अलग हो गए। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव्स की अगर हम बात करें, तो इंटेरोगेटिव्स को समझने के बेसिकली 2 तरीके हैं, और 2 तरीके की बात हुई तो एक हुआ जी हमारे सामने क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा आपके सामने? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर हमें देखने को मिलता है या तो यस या फिर नो से। क्या कहा? या तो यस या फिर नो से। और इस यस या नो के आधार की अगर मैं बात करना चाहूं, तो इसकी शुरुआत में हम लेके चलते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब,
ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने लगाया एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क। मैं अगर आपसे सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहा डू यू नो राहुल, तो आप मुझे इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे या तो यस या फिर नो। ठीक है, फाइन। अब अगर इसी सवाल की अरेंजमेंट को थोड़ा सा मैं बदलने की कोशिश करूं और इसका नाम हमने तैयार किया ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में खास बात जुड़ जाती है कि लिखे हुए सेंटेंस के क्वेश्चन की शुरुआत में हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये हुई बात हमारी खत्म। अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं समझना चाहूँ तो इनके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं अगर सवाल पूछना चाहूँ ऊपर वाले से ही, व्हाट डू यू नो अबाउट राहुल, तो अगर मैं इस बातचीत के जवाब की बात करूं तो हो सकता है राहुल नाम का कोई लड़का है और आप उसके बारे में क्या जानते हैं। हजारों सवाल हो सकते हैं और हजारों इसके जवाब भी बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फाइन। एक अगली कैटेगरी के सेंटेंस से मैं अब आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको समझे बगैर हम ग्रामर को छेड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। फाइन। और ग्रामर को समझना है तो भैया मैं तो एक चीज हमेशा कहता हूं कि अब की बार, हाँ आवाज आ रही है, आखिरी बार, और आप अपने घर पर अपने परिवार में कहीं पर भी बैठे हैं, याद रखना आपके अंदर ये शोर गूंजना चाहिए। जिस चीज को मैं बुलवा रहा हूं उस चीज को आप लोग अगर बोलेंगे, जितना अच्छे से आप बोलेंगे उतने अच्छे से आप सीखेंगे। चुपचाप बैठे रहोगे, डम्ब शो, ना जी ना। इसी के बाद एक तीसरी कैटेगरी का नाम, सिर्फ मैं इसके ज्यादा परिचय में नहीं जाऊंगा, इसे हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, या फिर ऐसे लिखे हुए सेंटेंस के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं नेगेटिव या फिर डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे लिखे हुए सेंटेंस हमारे सामने हो सकते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एटसेट्रा। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं और मैंने आपको कहा शट द डोर, तो इस लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में जो हमने लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर मैं इसी जैसे सेंटेंस की अगर बात करने की कोशिश करूं, मैंने कहा डू नॉट टॉक इन द क्लास। अब अगर इसकी बातचीत को मैं समझूं ध्यान से तो डू नॉट का जो जिक्र हमारे सामने आ रहा है ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया। फाइन। इंपैरेटिव के बाद एक दो कैटेगरीज और बचती हैं, इनका भी मैं जिक्र यहीं पैरेलल लिख लेता हूं ताकि चीजें खूबसूरती से समझ आ पाए। ठीक है बच्चों, और इसके बाद एक अगली कैटेगरी हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं, शाबाश, एक्सक्लेमेटरी। बोलकर सुनाना जरा, एक्सक्लेमेटरी। मैं इसकी बात करना चाहूंगा और ये हो गया हमारे सामने कैटेगरी नंबर 4। देखो बड़ा प्यारा शब्द है ये, इसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास है जिसमें हम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन भी समझनी है और हम अपने आप को इस लायक भी बना लें कि चीजों को आगे कैसे जोड़कर हमें समझना है। ये शब्द लिखा है बच्चों, पढ़ना जरा, एक्सक्लेमेटरी। अब ये बना कैसे, पहले मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा। ये जो लिखा है हमारे सामने एक्स, जब एक्स की हम बात करते हैं तो एक्स का मतलब हम लोगों को समझना है आउट। क्या लिखा मैंने, आउट। फाइन। अगर मैं क्लेमेट्री की बात करता हूं तो क्लेमा से ये बना है और ये शब्द निकल कर आया है क्लेम से, और क्लेम का मतलब होता है स्पीक। ठीक है, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं और आपकी फीलिंग्स आउट होती हैं, क्या कहा, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं और आपकी फीलिंग्स आउट होती हैं, इसी को हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। बात को दूसरे तरीके से समझें, आप जहां पर बैठे हुए हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं, आप जिस चेयर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, अगर अचानक से उस चेयर की कोई भी एक टांग टूट जाए, आप धड़ाम से जमीन पर गिरे और एकदम से आपको तेरी की जरूर बाबा क्या हो गया मेरे साथ, अरे हाँ है ना, तो ये जो आपने कहा अरे, ओह, अलास, आउच, ये जितने भी शब्द हैं सभी के सभी हमारे इंटरजेक्शंस हैं और इन्हीं के आधार पर तैयार होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फाइन। जैसे मैं एक एग्जांपल की अगर बात करना चाहूं तो आपने कहा ओह, आई हैव लॉस्ट माई, या फिर अगर कहने की कोशिश करें आई हैव लॉस्ट द मैच। फाइन। तो इस बातचीत के अंदर जो भी चीज है ये अचानक से बोले गए शब्द हैं, इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक आखिरी बातचीत को और लेकर चलना चाहूंगा, पांचवें टाइप, जिसका नाम हम लोगों ने समझना है ऑप्टेटिव। बोलकर सुनाना जरा,
ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों इसकी भी छोटी सी कैटेगरी को ही समझाना चाहूंगा। जब हम किसी के लिए विश, प्रे, कर्स एटसेट्रा का जिक्र करते हैं, किसी के लिए दुआ, किसी के लिए बद दुआ, किसी के लिए अच्छा कहना, किसी के लिए बुरा कहना, फाइन, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, किसी इंसान को आप कहना चाहें गॉड ब्लेस यू, तो आप किसी इंसान को दुआ या बद दुआ देते हैं, फाइन। तो सर कहानी क्या है, एक बार मेरे साथ मिलके समझे। 5 तरह के सेंटेंसेस हमने जिक्र में लिए। सबसे पहले हमने कहा एसर्टिव, 2 हिस्सों में बांटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरा हमने जिक्र लिया इंटेरोगेटिव, 2 हिस्से बांटे, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। तीसरे का हम लोगों ने जिक्र लिया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत में ही मिलता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव के लिए यूज किया डू नॉट। इसकी भी सब कैटेगरीज हम समझना चाहें तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड एटसेट्रा। खत्म हुई बात। फिर एक अगली बात हम लोग लेकर चलते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहा हमने? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्स अपने कल भी समझा था, आउट, क्लेमा बनता है क्लेम से, जिसका मतलब स्पीक हुआ, ठीक है। चलो आगे हम लोग लेके चलते हैं। तो आगे हमारे सामने एक शब्द ऑप्टेटिव, यानी कि टाइप का 5 सेंटेंस हुआ ऑप्टेटिव, जो कर्स, विश या ब्लेस की बात करता है। यहाँ तक की बातचीत को एक बार ध्यान से लिखें, फिर चीजों को आगे लेकर चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। आई होप दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक की बात को सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी बातचीत को लेकर चलना चाहूंगा आगे, और इन सेंटेंस को समझने की हम कोशिश करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन से हम लोग चीजों को जोड़ना चाहेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर सारी कहानी को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे, फाइन। चलिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत बात मैं अब शुरू करना चाहूंगा। सेंटेंस की हम लोगों ने टाइप्स को समझ लिया है, फाइन। अब सेंटेंस की बातचीत हम लोगों ने जितनी समझी इतनी हमारी जरूरत काफी है। अब मैं आप लोगों के सामने कहानी को फिर से पिछली क्लास की तरह समझाना चाहूंगा कि हम लोग इस पूरे के पूरे सेक्शन को समझने के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, इन तीनों के तीनों सेक्शंस में हम पहले ग्रामर का जिक्र थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। और इस ग्रामर को भी हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था। एक जिक्र हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री लेवल, और दूसरे को हम कहते हैं एडवांस लेवल। एलिमेंट्री लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करते हैं, और दूसरा हुआ एडवांस लेवल, जिसमें टेंस से कहानी शुरू होती है, नरेशन तक जाती है, फाइन। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ मिलकर जो कहानी शुरू कर रहा हूं वो है आप लोगों की एलिमेंट्री लेवल। इस एलिमेंट्री लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहानी हमारी शुरू होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो कल की बात हम लोगों ने समझी। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने हुए? आफरीन। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में होते हैं 8। कितने हुए? 8। मेरे साथ मिलकर एक बार फटाफट से रिवाइज करो, ऊंची आवाज, जहां पर भी आप बैठे हैं ऊंची आवाज में। और याद रखना, क्लास को समझने सीखने का सबसे अच्छा तरीका, अपने फोन के अंदर आप ईयरफोन्स लगाएं, हेडफोन्स लगाएं, अपने कान में लगाएं, और इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनते चलें। मैं जो कह रहा हूं वो शब्द आपके दिमाग में गूंजने चाहिए। आप उन शब्दों को मेरे साथ साथ कोशिश करें, जहां बुलवा रहा हूं आप उन्हें बोलने की कोशिश करें। जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे, इससे आप ही लोगों का रिजल्ट इंप्रूव होगा, ठीक है जी। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जितना ध्यान से पढ़ेंगे सीखेंगे, हर बात दिल पे लिख दूंगा। बोलो हाँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं कहानी शुरू करना चाहूंगा। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र हम लोगों ने कर लिया। मेरे साथ मिलकर बोलना शुरू करें। सबसे पहले नाउन। क्या कहा? नाउन। दूसरी बात प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम समझने की बात करें
तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सामने आया नाउन। क्या चीज आई बच्चों? नाउन। अगर इस नाउन को हम समझने की बात करते हैं तो नाउन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, आओ जनाब जरा इसे ध्यान से समझते हैं। नाउन को हम लोगों ने बचपन में सीखा, समझा, और नाउन को जब हम लोगों ने सीखा या समझा तो नाउन को हम लोगों ने डेफिनेशन के आधार पर बांधा और इसे हम कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे सिखाया गया है, हाँ या ना? और ये बड़ा खतरनाक तरीका लगता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और इस बात को कहकर हम बेहोश हुए। अरे हाँ या ना? ये बेहोशी कहाँ गड़बड़ करती है? आओ लेडीज एंड जेंटलमैन सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने लिख रहा हूं मैं कुछ सेंटेंसेस, लिखे हुए इन सेंटेंसेस में जहां आपको नाउन नजर आए अंडरलाइन करें और पहचानें। आओ कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आपको जहां इनमें नाउन नजर आए अंडरलाइन करें, पहचानें जहां नाउन है। टेक योर टाइम प्लीज। आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को जनाब जरा साथ साथ लिखने की कोशिश करें। फाइन। और इन सेंटेंसेस को साथ साथ लिखने के बाद जहां आपको नाउन नजर आए जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर कहानी को छेड़ना शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने दोस्तों 10 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन 10 सेंटेंसेस में जहां आपको नाउन नजर आए अंडरलाइन कीजिए। टेक योर टाइम, रुक रहा हूं आपके लिए। लिखें, अंडरलाइन करें, नाउन को पहचानें।
क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे काफी सारे लोग। अरे अरे रे रे, आई एम सॉरी, ये टेक्निकल इशू हो गया है। फाइन, तो मुझे समझाना होगा सारी की सारी बात को, एक बार फिर से बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ मिलकर बात करना चाह रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम ध्यान से समझें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या अपने आप में 8 है। कितनी है? 8 है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ इसलिए मुझे ये सारी की सारी बातचीत रिवाइज करानी होगी। आओ थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल मिलाकर 8 हुए। मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर लो, कुछ ज्यादा आगे मैं नहीं निकला हूं, कहानी ज्यादा दूर भी नहीं गई है। बड़े ध्यान से सुने और समझें। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल मिलाकर 8 हुए। इन 8 का एक एक करके जिक्र मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। दोस्तों बोलना शुरू करें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। इन 8 के अगर जिक्र को हम समझने का काम करें तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि इनके आधार पर ही आपके सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, इस डिस्कशन में हमने सबसे पहले एक शब्द के बारे में समझना शुरू किया, नाउन। और इस नाउन को अगर हम समझने का काम करें तो नाउन की बचपन से एक डेफिनेशन हम पढ़कर आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर उस हिसाब से हम समझें तो ये जितने भी हमारे सामने सेंटेंसेस लिखे आपने इनमें नाउन को पहचानने का काम किया होगा, और कुछ शब्दों पर लेकर कंफ्यूजन हुई। और यहीं पर मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने कहने की कोशिश की कि दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स हो सकता है सीजीएल मेंस की तैयारी में जुट गए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग दाएं बाएं और भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक गलत फहमी होती है, और वो गलत फहमी इस बात की होती है कि सर क्या मेंस में इस चीज़ की वर्थ है। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान से समझो, मेंस के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस का आधार पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करता है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में, बैंकिंग में, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, किसी भी पेपर में जाओ, क्लोज टेस्ट जरूर मिलता है, हाँ या ना? क्लोज टेस्ट को सोल्व करते वक्त आप किसी भी एक ब्लैंक को अगर ध्यान से देखें तो क्लोज टेस्ट जब फिल करते हैं तो उसमें वोकैब से या वर्ड से या मोर्फोलॉजी से जुड़े शब्द मिलते हैं। तो शब्द के बारे में नहीं पता तो फिल क्या करोगे? आई थिंक आपको आंसर मिल रहा है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों PQRS, जिसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, पैराजंबल भी कहते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल की जो प्रैक्टिस हम लोगों को समझ आनी चाहिए उसका आधार भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। शब्द के बाद शब्द किस तरीके से जुड़ते हैं, पैराजंबल हमें ये समझाता है, उसके लिए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। बेवकूफ है वो लोग, शायद वो जानते नहीं है कि सेंटेंस बनते हैं बाद में, पहले वर्ड फॉर्मेशन तैयार होती है जिसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी हैं। समय बचाता हूँ, कहानी को शुरू करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना शुरू करेंगे मेरे साथ। अगर हम इस बात को ध्यान से समझें, इन लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंसेस में नाउन कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, इस बात को समझने से पहले एक बड़ा प्यारा शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और नाउन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे हम लोग समझने का काम करते हैं फंक्शनल लेवल पर, यानी कि जो हम सीख रहे हैं वो बेसिकली एक फंक्शनल ग्रामर हुई। क्या हुई मेरे भाई? फंक्शनल ग्रामर हुई। फाइन, अब ये फंक्शनल ग्रामर कैसे होती है इसको थोड़ा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शनल शब्द को अगर ध्यान से हम समझें तो फंक्शनल शब्द बना है फंक्शन के साथ। किसके साथ बना है बच्चों? फंक्शन के साथ। अगर इस फंक्शन को मैं ध्यान से समझना चाहूं तो फंक्शन बताने की कोशिश करता है यूज। क्या बताने की कोशिश करता है? यूज। आपके हाथ में पेन है, आप इसका यूज करते हैं, आप इस पेन को पेपर पर अगर लिखने का यूज करते हैं आपका करियर बनेगा, हाँ या ना? आप अगर चाहें तो इसी पेन को एक पोटेंशियल वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। किसी के पेट में घुसेड़ दो, हो गई उसकी तारा रारा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो एक पेन को पोटेंशियल वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? सर गाड़ी का आपने यूज करना, गाड़ी आप ट्रेवल के लिए यूज करते हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं से आ रहे हैं, हाँ या ना? सुविधा हो गई। सलमान खान की तरह चलाओ, दो चारों को रोज लपेट दो। अरे हाँ या ना? इसका मतलब कोई भी शब्द देखने से नहीं पता चलता, डिपेंड करता है आप उस शब्द का यूज कैसे करते हैं।
नाउन की फंक्शनल लेवल पर एक डेफिनेशन हम तैयार करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड। देखना मेरे दोस्तों क्या लिख दिया ध्यान से, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसका हम नाम बताने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट सारे ही शब्द नाउन हैं। ये क्यों नाउन बनते हैं इसकी भी वजह को हम समझेंगे। जितने भी शब्द हैं सब नाउन हैं, लेकिन इसको हम कैटेगराइज करके जल्दी समझ पाएंगे। मैं अगर कहूं, देखो आपके आसपास, आपके सामने, आपके चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जिन्हें आप देख सकते हैं, तो जिन्हें आप देख सकते हैं उन चीजों को हम कहते हैं विजिबल। जिन चीजों को आप देख सकते हैं उन सभी की सभी चीजों का अपना एक नाम है। अरे हाँ है ना, जिन चीजों को आप देख सकते हैं उन सभी चीजों का अपना अगर एक नाम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं कहूं आपके हाथ में फोन है, आप चेयर पर बैठे हैं, इन सभी चीजों का अपना नाम है। टीचर, टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, फोन, फोन, चेयर, चेयर, घर, घर, फैमिली, सब जितनी भी शब्द के हैं सब शब्द देख पा रहे हैं आप, वो सब की सब विजिबल कैटेगरी हुई। और इस विजिबल कैटेगरी को हम फिर आगे अगर समझने की कोशिश करें तो ये हुआ पर्सन, प्लेस, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें थिंग। बात समझ में आई? पर्सन, प्लेस, या फिर अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं थिंग। इज माई पॉइंट क्लियर? अब इसी के ठीक ऑपोजिट एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान आपके सामने जब कुछ कहता है उस कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक मीनिंग निकलता है। मैं अगर कहूं कि आज बारिश नहीं हुई, इसका मतलब कल बारिश हुई थी। अगर मैं कहना चाहूं मैं सच बोल रहा हूं, इसका मतलब बाकी के लोग झूठ बोल रहे हैं। कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक मीनिंग हमेशा निकलता है। आपके सामने लिखा विजिबल, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं आपके आसपास जो आप देख नहीं सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। बोलो हाँ। अब जो महसूस कर पा रहे हैं उन चीजों को हम लोग नाम से जानते हैं, फेल्ट ओनली। क्या लिखा है जी? पार्डन? अच्छा अच्छा, मुझे लगता है मेरे दोस्तों जरा कमेंट सेक्शन ऑन करेंगे एक बार, जस्ट अ मिनट प्लीज। मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू है आपके, एक्चुअली प्यार की वजह से करियर विल थोड़ा सा शायद लोडेड है। प्लीज चेक करवाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, साउंड प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम है। चेक कराइए, हाँ आवाज नहीं आ रही, हीट, हा, ओह, ओह हो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे दोस्तों? एक बार फटाफट से मुझे मुझे एक बार फटाफट से बताने की कोशिश करें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार सभी के सभी दोस्त मेरे साथ मिलके बोले, एक ओंकार। अभिषेक जी एक बार मेरे साथ मिलके बोलकर सुनाए, एक ओंकार। सर जरा देखना कितने स्टूडेंट्स दिल से जुड़े हुए हैं। एम आई ऑडिबल? फाइन, दिस कमेंट सेक्शन शुड बी डिस्प्लेड बेसिकली। आप इसे थोड़ा सा साइड में मुझे दिखाते रहें ताकि मैं अपने बच्चों की बातें दिल से सुन सकूं। सो नाइस ऑफ यू, यू पीपल आर अमेजिंग। थोड़ा सा लेफ्ट कोपचे में लगा दीजिए इसे। अरे रे रे रे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फाइन, ठीक है। चलिए, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अब आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? फाइन, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू जेंटलमैन। मुझे लगता है अपनी बातचीत हम लोग वापस शुरू कर देते हैं, कहानी शुरू करते हैं। ग्रेट। एक बच्ची पूछ रही, रोज ऐसे ही प्रॉब्लम होगी? बेटा, करियर विल पर एक बैच नहीं,
एक बैच नहीं, काफी सारे बैचेस चलते हैं। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपके सामने आज एक टेक्निकल इशू आया तो फिर से ऐसी प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लास है आज, ये पेड कोर्स है बेसिकली, और ऑल इंडिया लेवल पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इस बैच को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और एकदम से जो हैवी ट्रैफिक होता है उसकी वजह से, कभी कभी कंजेशन होने की वजह से वॉइसिंग या साउंड की प्रॉब्लम होती है। कल ये बैच सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने कोर्स को खरीदा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एक्टिवेटेड रहेगा कोर्स, तो कल स्मूथ कंडक्ट होगा। फाइन। और मैं आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ये डिस्टरबेंस हो रही है, इस डिस्टरबेंस में इतना प्रॉब्लम फील ना करें। अभी तक हम बहुत दूर तक जा ही नहीं पाए हैं, कहानी भी शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें अब फिट हैं। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, मैं तो आपके प्यार को देखकर दंग हूँ। सो नाइस ऑफ यू, यू पीपल आर क्लोज टू माई हार्ट। दिल में बस दो तुसी यार। आज मेरे दोस्तों, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। हम लोगों ने समझने का प्रयास किया नाउन के बारे में। नाउन हम कहते हैं नेमिंग वर्ड को, और नेमिंग वर्ड को पहली कैटेगरी में हम लोगों ने समझा विजिबल। क्या कहा? विजिबल, जिसे हम ध्यान से देख सकते हैं, और देख सकते हैं जिन चीजों को, उन्हें हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक हुआ पर्सन, प्लेस, और एक हुआ थिंग। ठीक है बच्चों। फिर उसकी बात, जी देवेंद्र साहब मेंस तक जाएंगे, और मेंस तक भी सीमित मत रहो मेरे भाई, आपके हर एक पेपर को हम इसे कवर करेंगे। हाथ जोड़ विनती, सिर चरणों में ध्यान, इससे दूर ना जाए। और इसके बाहर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है। बड़े ध्यान से सुने और समझें। थैंक यू सो मच। आ जाओ, हम आगे बात लेके चल लेते हैं। जिन चीजों को आप देख सकते हैं उन सभी चीजों का अपना नाम है। देखने में बात आई पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरी हिस्से की अगर मैं बात करता हूं तो ये हुआ फेल्ट ओनली, जिन्हें आप देख नहीं सकते। इन्हें याद करने के लिए आप इनके छोटे छोटे हिस्से बना सकते हैं, और ये छोटे छोटे हिस्से हुए FAQS। अगर आप इनको सब कैटेगराइज करना चाहें तो इनकी भी कैटेगरीज निकल सकती हैं। और F से तैयार किया हमने फीलिंग, ए से तैयार किया हमने एक्शन, और क्यू से हमने तैयार किया क्वालिटी, और एस से हमने तैयार किया स्टेट। तो ये चार आपके सामने लिखे हुए अलग अलग शब्द हुए। एक हुआ एफ से फीलिंग, ए फॉर एक्शन, क्यू से क्वालिटी, और उसके बाद एस फॉर स्टेट। ठीक है बात। इसके बाद एक अगली कैटेगरी आती है दोस्तों, जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं नाउन इक्विवेलेंट। देखो, एक बहुत प्यारी चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नाउन इक्विवेलेंट। ये ऐसे शब्द हुए जो नाउन तो नहीं है पर नाउन के इक्वल हो जाते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये कहां से आते हैं, क्यों है ये, इनका जिक्र हम समझना शुरू करेंगे। फाइन। फिर एक इसी के बाद अगली कैटेगरी और हमारे सामने आती है, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट। ये आपके लिए एक नया सवाल हो सकता है। नाउन यूनिट कैसे है, क्या काम करता है, कैसे ये बनता है, ये हमें समझना होगा एक बेहतर तरीके से। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शनल लेवल पर। फंक्शनल शब्द बना है फंक्शन से। फंक्शन का मतलब समझ आता है यूज। देखने में कोई शब्द कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आप लोग उस शब्द का यूज कैसे करते हैं। और जब यूज करने की बात आती है तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर नाउन को हम पहचान सकते हैं, और नाउन को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखें। और वो 3 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सबसे पहले व्हाट, हु, और तीसरा शब्द हो गया हमारे सामने हुम। एक बार फिर से समझें, नाउन को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स की हमें जरूरत होती है। सबसे पहले हुआ व्हाट, दूसरा हु, और तीसरा शब्द हुआ हुम। इन तीनों का क्या फंक्शन है, बड़े ध्यान से सुने और मेरे साथ मिलकर समझें। मेरे सामने लिखे हुए इन सेंटेंस पर मैं काम करना चाहूंगा। सबसे पहले लिखा है मेरे सामने, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मेरे सामने लिखा है हु कॉल्ड रीना। हु का जवाब मुझे दिया आपने राम। अगर ये हु का आंसर है तो ये एक नाउन है। मैं अगर फिर आपसे सवाल पूछने की कोशिश करूं, राम कॉल्ड हुम, तो हुम का आंसर आपने दिया रीना। अब अगर ये हुम का आंसर है तो ये भी अपने आप में एक नाउन है। अगला सवाल, हु बॉट अ पेन। हु का आंसर हमें दिया बॉय ने। अगर ये हु का आंसर है तो नाउन हुआ। द बॉय बॉट व्हाट। अगर व्हाट का आंसर हम तैयार करते हैं तो ये हुआ हमारे सामने व्हाट का आंसर पेन। तो यानी कि ये भी एक नाउन है। अगले सवाल की अगर मैं बात करता हूं, लिखा है हु सिलेक्टेड द टीम।
अगर ये शब्द लिखा हुआ है हु का आंसर दे रहा है तो ये अपने आप में एक नाउन है। मैंने आपसे पूछा द कैप्टन सिलेक्टेड व्हाट का आंसर देने वाला शब्द हमारे सामने यहां लिखा, और व्हाट का अगर ये आंसर देता है तो ये अपने आप में एक नाउन हुआ। आगे मैंने आपसे सवाल पूछा हु विल कम टुमारो, हु का आंसर मिला शिखा, तो ये एक नाउन हुआ। शिखा विल कम, क्या ये व्हाट का आंसर है? नहीं। क्या ये हु का आंसर है? नहीं। क्या ये हुम का आंसर है? नहीं। तो आप अगर ध्यान से समझें तो शायद ये जवाब मुझे दे रहा है आंसर व्हेन का, और व्हेन का आंसर देने वाले शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जानते हैं एडवर्ब नाम से। किस नाम से जानते हैं? एडवर्ब नाम से। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा हु वेंट होम, अगर हु का आंसर ये शब्द मुझे दे रहा है तो यकीनन ये नाउन है। मैंने आपसे सवाल पूछा संजय वेंट, अगर ध्यान से देखें तो ये जो लिखा हुआ शब्द है बेसिकली ये हमें आंसर दे रहा है वेयर का। किस चीज का आंसर दे रहा है बच्चों? अगर ये वेयर का आंसर मुझे दे रहा है तो वेयर का आंसर देने वाला शब्द कभी भी नाउन नहीं होता। वेयर का आंसर देने वाला शब्द हम लोगों को बताता है एडवर्ब के बारे में। किस चीज के बारे में बताता है बच्चों? एडवर्ब। अब यहां से वो शब्द जस्टिफाई होता है। हम लोग नाउन को जिस लेवल पर समझ रहे हैं वो फंक्शनल लेवल है, और फंक्शन का मतलब समझ आता है यूज। देखने में ये शब्द लगता है हमारे सामने नेम ऑफ अ प्लेस, देखने में लगता है ये शब्द हमारे सामने नाउन, लेकिन इस शब्द का यहाँ इस सेंटेंस में यूज कैसे किया गया ये है इंपॉर्टेंट बात। जब आप शब्द का यूज करते हैं तब पता चलता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। मेरे सामने लिखा हुआ सेंटेंस है, मैंने आपसे पूछने की कोशिश की व्हाट नेवर कम्स। व्हाट का सवाल अगर मैंने आपसे पूछा तो व्हाट का आंसर मुझे दिया इस शब्द ने, यानी कि ये नाउन है। गौर से देखिए इस शब्द को, अगर मैं इस शब्द को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यहां तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है और यहां पर ये आंसर दे रहा है व्हेन का। बड़े ध्यान से देखो, यहां पर ये आंसर दे रहा है व्हाट का और यहां पर लिखे हुए शब्द में ये आंसर दे रहा है व्हेन का। इसका मतलब ये शब्द नाउन तो नहीं है पर नाउन के जैसा काम कर रहा है। इसीलिए हम इस शब्द को अगर कहने की कोशिश करें तो ये किस चीज के बराबर हुआ? नाउन के बराबर हुआ। इसलिए हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो ये हो गया नाउन इक्विवेलेंट। क्या लिखा जो बच्चों? नाउन इक्विवेलेंट। बात समझ रहे हैं? नाउन तो नहीं है पर नाउन के बराबर हो गया। मैं अगर आज की बात करना चाहूं तो आज का दिन है आपका ट्यूसडे। अगर मैं कहूं टुमारो तो कल का दिन, मैं वेंसडे दिन का नाम बता रहा हूं तो ये नाउन है। अगर नाम हटाकर मैं इसे टुमारो कहने की कोशिश करता हूं तो ये नाउन जैसा ही काम कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? अब ये बने कैसे, ये कहानी धीरे धीरे समझ आएगी, देखते रहिए सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आता है। मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट हैज 7 days, तो व्हाट का आंसर मुझे दिया वीक ने। अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है मुझे तो डेफिनेटली ये नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो क्या ये अपने आप में विजिबल कैटेगरी से है? नहीं। क्या ये फेल्ट ओनली कैटेगरी से है? नहीं। क्या ये नाउन जैसा शब्द है? बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में क्या है? यूनिट। यूनिट एक ऐसा शब्द होता है जिससे हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहना चाहूं तो किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट सर? काउंट को काउंट ना कहकर आप चाहें तो इसी से हम कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिखा हमने? कैलकुलेट कर सकते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो, अब अगर मैं इस नाउन की बात करता हूं तो ये नाउन निकल कर आया है एक कैटेगरी से जिसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। अब एक सवाल मैंने फिर आप लोगों से पूछा वीक हैज व्हाट, तो व्हाट का मुझे आंसर दिया डेज ने। अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये भी नाउन हुआ और ये भी अपने आप में एक यूनिट हुआ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी आना, सीखने का मौका यही है। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ पा रहा है कि इनकी क्या वर्थ है, वो अपने लक्ष्य की तरफ सजग नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? थोड़ी देर बाद मैं आपके सामने एक बात करना चाहूंगा, ठीक है? पहले इसको ध्यान से समझें। मैंने अगला सवाल आप लोगों से पूछा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर से बोलना, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप मेंस के लिए किसी टीचर को ढूंढ रहे हैं, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, पर मैं सच बोलूंगा और मेरा मानना है सच एक बार बुरा लगता है लेकिन झूठ बार बार अच्छा लगता है, और सच एक बार बुरा लगता है आंखें खोल देता है। हाँ या ना? अगर आज के टाइम में सीजीएल मेंस के लिए एक स्टूडेंट टीचर को ढूंढ रहा है, इसका मतलब उसे पता है कि उसका प्री में बहुत बुरी तरह से बेवकूफ काटा गया। प्री के अंदर पेपर क्वालिफाई करने में कोई मेहनत की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स, सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, बाकी मेरा कोर्स
सभी पेपर्स को कवर कर रहा है। जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मुगालता है कि उनका प्री क्लियर हुआ है, बड़े ध्यान से आराम से बैठकर सोचना। प्री के 4 सेक्शंस है मेरे दोस्त, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और उसके बाद इंग्लिश। आपकी जीएस अगर ठीक है, आपकी रीजनिंग अगर ठीक है, अगर आपका मैथ्स ठीक है, तो इंग्लिश में ना भी करके आते तो भी पेपर क्वालिफाई होता है। अब मेंस में आकर टीचर की जरूरत पड़ी, इसका मतलब आपके साथ बहुत खूबसूरत धोखा किया है किसी ने, आपको इस धोखे में डाला कि भैया आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। मेरे दोस्तों समझो, एक बार और आखिरी बार इंग्लिश सीखनी है, अब की बार और आखिरी बार, इसीलिए दम लगा रहा हूं, ठीक है। और मुझे एक चीज पता है, जिसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं उन्हें कभी भी कोई नहीं हरा सकता। सवाल नंबर 8 पर आ जाइए। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर व्हाट का ये आंसर मुझे दे रहा है तो यानी कि ये व्हाट के आधार पर नाउन हुआ। अगर ये नाउन है तो नाउन, क्या हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं? आपने मना किया। देख नहीं सकते तो क्या हुआ? महसूस कर सकते हैं। अब महसूस करने की बात में सर, ये ऑनेस्टी फीलिंग है, एक्शन है, क्वालिटी है या स्टेट है? शायद सभी लोग जानते हैं ये शब्द अपने आप में क्या है? क्वालिटी है। मैंने अगला सवाल आपसे पूछा, ऑनेस्टी इज व्हाट। व्हाट का अगर मैं सवाल जवाब आपसे पूछता हूं तो व्हाट का आंसर क्या हुआ? नाउन। अब पॉलिसी अपने आप में एक एक्शन बताने वाला शब्द है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, व्हाट चेंजेस अ पर्सन। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट चेंजेस अ पर्सन, तो व्हाट का जो आंसर हमें दे रहा है वो बेसिकली नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो सर ये किस तरह का नाउन हुआ? विजिबल, फेल्ट ओनली, नाउन इक्विवेलेंट या यूनिट? सर लव को आप फील कर सकते हैं, इसीलिए एक फीलिंग का नाम हुआ। लव चेंजेस हुम, यकीनन ये भी आपका एक नाउन हुआ। अगला सवाल आता है मेरे सामने, हु लव्स हर हुम। अगर हु का जवाब मुझे मिलता है तो मीनल हुआ, तो यानी कि ये नाउन हुआ। मीनल लव्स व्हाट, व्हाट का आंसर आप लोगों ने यहां पर दिया होम। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो नाउन हुआ। अगर मैं इसे थोड़े ध्यान से पहले देखने की कोशिश करूं तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसका आंसर तैयार किया था वेयर से। देखने से शब्द नहीं पहचान में आता, डिपेंड करता है आप उस शब्द का किसी भी सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। देखने से सिंपल ये एक मार्कर है, मैं चाहूं तो इसे एक पोटेंशियल वेपन की तरह यूज कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखने से कुछ नहीं पता चलता, डिपेंड करता है आप किसी भी शब्द का यूज कैसे करते हैं। आप इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर थोड़ा और ध्यान से देखें, यहां पर इस लव्स का आपने यूज किया है वर्ब की तरह से, लेकिन थोड़ी देर पहले अगर ध्यान से देखें इस लव का यूज आपने किया नाउन की तरह से। देखने से नहीं, डिपेंड करता है आप शब्द का यूज कैसे करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। सेंटेंस नंबर 9 पर आते हैं, लिखा है बड़ा प्यारा सवाल, ध्यान से देखें। द ऑफिसर रीच्ड ऑन टाइम। द हु रीच्ड ऑन टाइम, ये हु का आंसर मुझे देता है, अगर हु का आंसर ये देता है तो नाउन हुआ। फाइन। द ऑफिसर रीच्ड, सर ये वेन का आंसर दे रहा है, इसलिए ये कैटेगरी नाउन नहीं है, ये वेन का आंसर दे रहा है। और वेन का आंसर देने वाला शब्द थोड़ी देर पहले हमने समझा था एडवर्ब हुआ। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, व्हाट हील्स स्ट्रेस। तो अगर व्हाट का आंसर ये मुझे दे रहा है तो क्या हुआ? नाउन। अब ये जो टाइम है, अब टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो ये विजिबल है, फेल्ट ओनली है, नाउन इक्विवेलेंट है या यूनिट है? अगर मैं ध्यान से समझता हूं तो ये कि यूनिट है। फाइन। कैसे काम करता है धीरे धीरे समझेंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, टाइम थोड़ी देर पहले क्या काम कर रहा है, अब ये क्या काम कर रहा है? ठीक। व्हाट, सॉरी, टाइम हील्स व्हाट, अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये भी क्या हुआ? नाउन। और नाउन अगर होने की बातचीत हुई तो नाउन के आधार पर ये हो गई हमारी स्टेट, अवस्था। स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, एंड इट इज कॉल्ड योर स्टेट। फाइन। तो पहले यहां तक की बात को थोड़ा ध्यान से देखें, समझें, फिर मैं कहानी को आगे जोड़ना शुरू करूंगा। प्लीज टेक योर टाइम।
तो मुझे लगता है दोस्तों ने यहाँ तक की बात को थोड़ा सा ध्यान से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। आइए थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो सीखा या समझा उस बातचीत में यही है काम की बात। मैं एक बार इस बात को आपके साथ मिलकर रिवाइज भी करना चाहूंगा और मैं समझाना चाहूंगा उन लोगों को थोड़ा सा जिन लोगों के दिमाग में थोड़ी सी गलतफहमियां हैं। और मुझे इस बात का दुख होता है कि जिस समय हम सीख सकते हैं उस समय हम सीखने की बजाय चीजों को हल्के में लेकर निकल जाते हैं। मान लो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं। मैं आपके सामने कहानी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये चीजें हमारे सामने आती ना, उस समय बहुत दूर तक बेहोशी आती है भाई साहब, और वो बेहोशी का इलाज नहीं होता। और फिर मुझे उन लोगों पर गुस्सा उठता है जो बच्चों के अंदर एक अच्छा लर्नर है, एक अच्छा सीखने वाला है, उसको पहले दिन डैमेज कर देते हैं। वो पहले दिन उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं कि भैया ये कर लो, ये हो जाएगा, और वो कर लो, वो छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं होती है। अरे हु आर यू? आपको किसने ये अधिकार दिया है कि किसी बच्चे की लर्नेबिलिटी को खत्म करें? आपको किसने ये दिव्य ज्ञान दे दिया कि आपके ये कहने से ही पेपर में सब कुछ आएगा और ना कहने से पेपर में कुछ नहीं आएगा? आप होते कौन है यार? आप उस बच्चे को सीखने का रास्ता क्यों बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? उस बच्चे ने बेचारे प्रीलिम्स में पता नहीं किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, क्या पता उसके प्रीलिम्स में मैथ्स का और रीजनिंग का ही रोल हुआ हो, जीएस का रोल रहा हो, इंग्लिश बेचारे की हार्ट टाइट हो। उस बच्चे ने 50 वर्ड्स रट डाले हो और वो वर्ड्स उठाकर पेपर में टिकटॉक किया। टिकटॉक से याद है, बहुत अच्छी वीडियोस चल रही हैं आजकल। पेपर में उसने टिकटॉक कर दिया, उसका पेपर क्वालिफाई हो गया। मेंस में दिखाओ ना तोता उड़ मैना उड़ करके। बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हैं आप उसको पहले दिन उल्टी सीधी शिक्षा देकर, ये करो और वो छोड़ दो। बच्चे को समझाओ, अपना आधार अच्छा बनाओ, अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीखने की कोशिश करो। मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूं जो इस अंधकार को फैलाते हैं। आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है और सिलेक्शन होने के लिए आपको हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, दिखाओ ना लॉजिक निकाल के। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर इनका लॉजिक निकलता है। यू गॉट माई पॉइंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर ठीक से नहीं समझ में आते, यही तो मैंने आपके सामने सेंटेंस फिलर एक लिख कर दिया है। अब अगर यही सेंटेंस हमारे सामने पूरा का पूरा एक क्लोज टेस्ट में लिखा हो तब भी तो मारे जाओगे यार। जरा क्लोज टेस्ट को ध्यान से उठाकर देखना। क्लोज टेस्ट के अंदर आप लोगों को प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चंस लिखे मिलते हैं, आपको वर्ड फॉर्मेशन के आंसर्स लिखे हुए मिलते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? अगर मैं आप लोगों से छोटे से शब्दों की बात करना चाहूं, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, अगर मान लो मेरे सामने किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हमारे सामने 4 आंसर्स दे दिए जाएं, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं, आप दूर दूर तक नहीं बता पाओगे कि इन चारों के चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अरे भाई, कौन कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस नहीं है? लैंग्वेज के आधार यहां से तैयार होते हैं। मैं पूरी की पूरी ग्रामर को 2 सेगमेंट में बांटकर पढ़ाता हूं हमेशा। एक एडवांस लेवल जिसमें हम टेंस से कहानी शुरू करते हैं, नरेशन तक लेकर जाते हैं, और दूसरी बात आती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एलिमेंट्री लेवल। नाउन से कहानी शुरू होती है, वर्ब एडवांस तक हमारी जाती है। नाउन एक ऐसा टॉपिक है, आधार तैयार नहीं, आप हर जगह बर्बाद हैं। इसीलिए ये टाइम मैंने चुना 8:30 to 10। इसीलिए ये टाइम मैंने चुना क्योंकि इस टाइम मुझे वो ही स्टूडेंट्स जागते हुए मिलेंगे, या तो जो वर्किंग हैं, जो पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई सारे दोस्त मेट्रो में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो और मुझे देख रहे हो। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया इस समय, ताकि मेरे बच्चे अपना खाना पीना खाकर, कोई अपनी नौकरी करके जब अपने घर की तरफ बढ़ रहा हो, उसके अंदर वो लर्नर बर्बाद ना हो। एक बात याद रखना, एक पेशेंट इंसान होता है ना, जब अगर कोई इंसान अगर पेशेंट हो, उस इंसान को आप मिट्टी भी कहो ना कि ये दवाई है, तो वो उस मिट्टी को आंख बंद करके खा जाएगा। यही हाल होती है जब किसी बच्चे का प्री क्वालिफाई होता है और वो मेंस की तरफ बढ़ता है।
जब टीचर उसे अंधाधुंध कुछ भी बता देता, वो सोचता है यही सब कुछ है, इसे उठाकर निकल लो। भाई साहब, जब पेपर सामने आता है तब तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़ और गधा भी उड़ता है और अपने आप को उड़ता हुआ देखता है। माफी चाहूंगा मेरे शब्दों को, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि स्टूडेंट्स की लर्नेबिलिटी को डैमेज किया जाता है, सीखने वाले इंसान को डैमेज किया जाता है और लगा दिया जाता है रट बेटा तोता उड़ मैना उड़। बेहोश करते हो यार। शब्दों की जानकारी नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके ठीक नहीं वो बहुत दूर तक बर्बाद है, और उसका सिलेक्शन भले ही हो जाए वो नौकरी ठीक से नहीं कर पाता। मैं एक सेंटेंस और दे देता हूं सर। आप देखो, आप देखो, आपको जरूरत महसूस होगी। किसी भी शब्द को सीखने की जरूरत क्या है? आपके क्लोज टेस्ट, आपके सेंटेंस फिलर्स, आपके PQRS में भी मैं इनका लॉजिक जोड़कर दिखाऊंगा। मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, आप जचा के दिखाओ भाई। देवता है आप सभी के सभी। चार चॉइस मैंने दी है आपके सामने, जरा फिल करके देखो ना, तबीयत ठीक हो जाएगी। भी आपको पता चल जाएगा कि आप लोग क्या नुकसान कर रहे हैं और क्या चीज आप ना सीखने की कोशिश, और कहां आप बर्बाद हो रहे हैं। देखो, जचाओ, लगाओ तुक्के। मैंने आपके सामने चार चॉइसेस दे दी हैं। आंसर्स बताने की इच्छा नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि अगर पहले दिन मैं आंसर्स के अंदर आप लोगों को घुसेड़ दूंगा तो आप लोगों को लगेगा भैया आंसर मिल गया, सर ने बताया पेपर में आ जाएगा, ये हो जाए ना। सीखना है, आंसर बना कैसे है। मैं तो उस क्यों के पीछे दौड़ रहा हूं जिस क्यों को अब तक नहीं सीख पाया ये बच्चा। इसीलिए हम अपने कोर्स फीस की वैल्यू ज्यादा रखते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड स्टूडेंट ही इसके अंदर जुड़ेंगे। जिन्हें मस्खरी करनी, टाइम पास करना, उनके लिए लोकल टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो उनकी पहले दिन ही होता उड़ मैना उड़ चिड़िया उड़ तू भी उड़ मैं भी उड़ बोलो तारा रारा। किसी भी शब्द को देखने की कोशिश अगर मैं करूं, हमें पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, कहानी क्या है, कैसे शब्द शब्द बनते हैं। खैर, मैं ज्यादा किसी को यहां पर एनालिटिकल लेवल पर नहीं लेकर जा रहा हूं मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं, पेपर कोई भी हो, आधार सही नहीं, सारी कहानी आपकी गड़बड़ है, सिलेक्शन से आप दूर हैं, आपका टाइम भी खराब, पैसा भी खराब। और याद रखना, जब ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो बहुत गुस्सा उठता है। मेरी बात को एक बार फिर से मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए जरूरी है, फिर मैं कहानी आगे लेकर चलना चाहूंगा। दोस्तों, हम लोगों ने अब की बार शुरू किया है डिस्कशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लेके चलते हैं फंक्शनल लेवल पर। फंक्शनल फंक्शन की बात करता है यूज। देखने से शब्द नहीं पता चलता, यूज कैसे करते हैं, इसी की डेफिनेशन हमने तैयार की नेमिंग वर्ड। बचपन में हमें कहा गया था नेमिंग वर्ड की जगह नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने उस समय वो डेफिनेशन क्यों रखी, उसकी खास वजह है, हम सिर्फ उस समय उन्हीं चीजों के नाम पढ़ सकते थे, याद कर सकते थे जिन्हें हम देख सकते थे। ये विजिबल कैटेगरी में वो तीनों ही आ रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमने तैयार की कौन सी, फेल्ट ओनली, FAQS के साथ, जिसकी अगर सब मैं कैटेगरीज को एक्सपेंड करना चाहूं तो फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी या स्टेट हुआ। इससे अगली बात आती है नाउन तो नहीं पर नाउन जैसी तरह ट्रीट कर देते हैं हम इन्हें, कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। और अगली बात हमारे सामने आई यूनिट। यूनिट जिसे हम काउंट, कैलकुलेट या मेजर करते हैं। तो दोस्तों, यहां से कहानी जुड़ती है हमारी थोड़ी सी आगे। और नाउन को डिटेल में समझने से पहले, नाउन की ट्रिक्स या क्वेश्चंस बनाने से पहले, हमें सबसे पहले समझना होगा नाउन होते कितनी तरह के हैं। यानी कि नाउन के टाइप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नाउन के टाइप्स को अगर समझने की हम कोशिश करें तो नाउन अपने आप में बेसिकली 5 तरह के होते हैं। फाइन, फिर मैं इनको जोड़ना शुरू करूंगा। जो छोटी छोटी गलतफहमियां आपके आसपास घूम रही हैं उनको ठीक करना चाहूंगा। नाउन के टाइप्स में सबसे पहले एक टाइप हमारे सामने आता है जिसे हम लोग, दोस्तों देखो जरा ध्यान से, क्या कहते हैं, आफरीन, प्रॉपर नाउन। जरा फिर से बोलने की कोशिश करना, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को पहचानने की कुछ टेक्निक्स हैं, ध्यान से सुने। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करते हैं तो इसका पहला पॉइंट हमें समझना है, उसे हम कहते हैं दोस्तों पर्टिकुलर नेम। क्या लिखा हमने,
पर्टिकुलर नेम, ये जिसका भी नाम है वो अपना पर्टिकुलर नाम हुआ, इसका दूसरे से लेना देना नहीं है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो दोस्तों इसका जो इनिशियल लेटर है, क्या लिखा देखो जरा ध्यान से, शुरुआती अक्षर, इसे हम हमेशा अपर केस में लिखते हैं। कौन से केस में लिखते हैं बच्चों? अपर केस, बड़े अक्षर। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें एक चीज आती है, नेम ऑफ अ पर्सन। बोलकर सुनाना जरा, नेम ऑफ अ पर्सन की अगर हम बात करना चाहें तो याद रखिएगा, इससे ठीक पहले एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने आपको बना कर दी। इसे हम क्या कहते हैं? पाई। मैथ्स में हम इसे कहते हैं फाई, लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मैथ्स का इंग्लिश से लेना देना नहीं है। अगर हम समझे तो ये ग्रीक सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है फाई, और फाई को जब हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हमें समझने की कोशिश करनी है जीरो आर्टिकल। देखना दोस्तों क्या लिखा मैंने, जीरो आर्टिकल। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो शायद हम लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं, पर हम लोग एक चीज समझ नहीं पाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र हमने किया सर, बोलो हाँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल मिलाकर 8 रही। इन 8 के जिक्र में अगर मैं देखना चाहूं तो आखिर इन 8 के जिक्र में आर्टिकल्स का नाम क्यों नहीं आया? कुछ तो वजह होगी। अरे हाँ या ना, आर्टिकल्स का जिक्र क्यों नहीं आया? लफड़ा है। आओ सर समझने की कोशिश करेंगे उस बात को बाद में। मैंने 3 पॉइंट्स के आधार पर और कहानी तैयार की। मैं आपके प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स, थोड़ी देर पहले कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, उसमें हमें लिखा नजर आया राम। हो सकता है हमने एक नाम और लिखा रीना, हाँ या ना। अभी मैं जहां से पढ़ा रहा हूं उस जगह का नाम क्या है? दिल्ली। क्या लिखने का नाम हुआ? दिल्ली। अरे हाँ या ना। जैसे इन सभी की सभी चीज, आप लोग अपनी अपनी जॉब लगेंगे, एक ना एक दिन जॉब लगेंगे, आप अपने अपने लिए गाड़ी लेंगे। अरे हाँ या ना। अब जो गाड़ी लिखना चाहे उसका नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना। तो जो भी चीजें आप लिखने की कोशिश करते हैं आप उनका नाम, जैसे गाड़ी के अगर नाम की मैं बात करता हूँ, पसंदीदा गाड़ी आप सभी के लिए, ठीक है, एक छोटी सी बात है। तो ये सभी अपने आप में प्रॉपर नाउन हुए। फाइन। अब इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा नाउन हमारे सामने आता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहा हम लोगों ने? कॉमन नाउन। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये प्रॉपर नाउन के ठीक ऑपोजिट काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों? प्रॉपर नाउन के ठीक ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, अब प्रॉपर के ये ऑपोजिट काम कैसे करता है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फाइन। अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो ये प्रॉपर के ऑपोजिट काम करता है, और ये काम करने की कोशिश करता है जनरल नेम। क्या लिखा मैंने? जनरल नेम। जनरल नेम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास। व्हाट डिड आई राइट? इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास। क्लास, और यू मे कॉल इट कैटेगरी। व्हाट डू यू कॉल इट? कैटेगरी। इट कैन रिप्रेजेंट अ क्लास और अ कैटेगरी। हिंदी में अगर हम समझे तो इस जैसा कोई भी हो सकता है। व्हाट इफ आई से राहुल आपको बुला रहा है। राहुल किसका नाम हुआ? एक प्रॉपर नाउन का। किसका हुआ? एक प्रॉपर नाउन का। अगर मैं कहने की कोशिश करूं एक लड़का आपको बाहर बुला रहा है, दिस लड़का कैन बी एनीबडी। लड़का कोई भी हो सकता है। अरे भाई हाँ या ना। चलो, तो इसी के ठीक ऑपोजिट एक दूसरी बात आ रही है। इधर लिखा इनिशियल लेटर अपर केस, तो यहां पर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो जो इनिशियल लेटर है उसे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं। यहां हमने लिखा किसी भी प्रॉपर नेम के ऑफ अ पर्सन के साथ फाई मीन्स जीरो आर्टिकल। तो यहां मैंने आपके सामने लिखा कॉमन नाउन। क्या लिखा बच्चों? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे प्यार से समझे, कॉमन नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज जरूर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेरे सामने राम हो सकता है देयर इज अ नेम ऑफ बॉय। फाइन। रीना अ गर्ल। मैं अगर कहना चाहूँ दिल्ली इज अ सिटी। अरे हाँ है ना। अगर कहने की कोशिश करूं सेंट्रो इज अ कार। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हुई हमारे सामने छोटी छोटी बातें। फाइन। आ जाओ सर, एक अगली कैटेगरी से मैं मिलना चाहूंगा, और अगली कैटेगरी हमारे सामने आती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं मटेरियल नाउन। देखना बच्चों क्या लिखा मैंने ध्यान से, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो इसका भी एक पॉइंट तैयार होता है जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ अ सब्सटेंस। क्या लिखा मैंने? नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। क्या लिखा? किसी भी धातु या किसी भी पदार्थ के नाम को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। याद रखना इस बातचीत के साथ एक और खास बात कि मटेरियल नाउन के साथ हम कभी भी
किसी आर्टिकल जिसमें खासकर ए या एन का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं आपके लिए, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं गोल्ड, गोल्ड नहीं तो मैंने एक और चीज आपके सामने लिखी सिल्वर। बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे जो आप खाते हैं, क्या लिखा, सो नाइस ऑफ यू, मिल्क एटसेट्रा, इतने ही नाम लिख सकते हैं। फाइन। और एक कैटेगरी और मैं आपके सामने जिक्र करूंगा उसके बाद। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या लिखा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रुप। क्या लिखा हम लोगों ने, ग्रुप डिनोटिंग नेम। क्या कहा, एक ऐसा नाम जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को। और ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट करने वाले शब्दों की मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जो ग्रुप को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो क्लास में, किसमें पढ़ रहे हो, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मैं अगर कहने की कोशिश करूं, एक दूसरा शब्द मैंने लिखा, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, राइट। एक बड़ा प्यारा शब्द मैंने आपके लिए लिखा, बेबी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। यू गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह के शब्द हुए हमारे पास कलेक्टिव नाउन। आप अगर यहां तक की बात को ध्यान से समझे तो मैंने 4 टाइप्स का ही जिक्र किया। इसके बाद का जो मैं जिक्र करूंगा वो लेकर चलूंगा अगली क्लास से। वजह है उसको रोकने की, पहले ध्यान से समझे। 4 नाउन्स का जिक्र लिया, प्रॉपर नाउन जिसका पहला पॉइंट तैयार किया, पर्टिकुलर नेम, इसकी शुरुआती अक्षर हमेशा अपर केस जिसे आप कैपिटल लेटर्स कहते हैं, बड़े अक्षर कहते हैं। इसकी शुरुआत में हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जीरो आर्टिकल। दूसरी बात हमने समझी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो इसकी पार्ट 1 में हमने देखा जनरल नेम है जो रिप्रेजेंट करता है क्लास या कैटेगरी को। दूसरी बात हमने समझी इनिशियल लेटर हमेशा छोटे अक्षर में लिखा जाता है, इससे पहले हम आर्टिकल ए, एन या द का यूज करते हैं। आगे हमने समझा मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन किसी भी सब्सटेंस या मैटर का नाम है। यू कैन से इनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, ए या एन का यूज इससे पहले नहीं होता। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ शब्द आपके सामने आए आपकी क्लास में। कल मैं जो कहानी जोड़ना शुरू करूंगा, कल मैं आपको वो चैनल्स बताऊंगा जिनसे आप मुझे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट्स के हम लोग सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों के कुछ एक सवाल है, मैं उनके जवाब दे देता हूं। स्टडी मटेरियल का क्या होगा थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। स्टडी मटेरियल के लिए क्या करना होगा दोस्तों, टॉपिक वाइज जो भी हम स्टडी मटेरियल तैयार करते जाएंगे आप लोगों के ऐप पर अपलोड होता चला जाएगा। वोकैबुलरी से रिलेटेड मटेरियल अपलोड होता चला जाएगा, ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ हम करेंगे वो अपलोड होता चला जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन के एस्पेक्ट्स अपलोड होता चला जाएगा। ये चीज़ें एक साथ कभी नहीं देंगी, इनको हम सीक्वेंस में आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। आप लोग प्लीज़ अपने अपने फ़ोन में टेलीग्राम नाम का एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर लें। जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप है उसी तरीके का आप लोगों का टेलीग्राम एक छोटा सा मैसेंजर, सोशल मैसेंजर एप्लीकेशन है। ये iOS पर भी है, एंड्रॉयड पर भी है। टेलीग्राम आप लोग ज़रा डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम डाउनलोड करने के साथ साथ 2-3 चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुन लें, समझ लें। फाइन। टेलीग्राम चैनल आप लोग एक हमारा आप लोगों के सामने टेलीग्राम ऐप पर आपको एक चैनल मिलेगा, उसका नाम मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। फाइन। आपको इस नाम से पूरा का पूरा चैनल मिलेगा। फाइन। और इसमें सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव रहते हैं। फाइन। ये हुआ आपका पहला जरिया। फाइन। इस जरिए से आप मुझे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अलावा इसी नाम से आप मुझे फेसबुक पेज पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट्स आपको वहां पर मिलेगा। ठीक। और अगर आप मुझे सिर्फ फेसबुक पर ढूंढना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप अगर मुझे सर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको इसी नाम से मिलूंगा, गोपाल वर्मा। आप मुझे मैसेंजर पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, जी घबराना, परेशान होना तो आप मुझे उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये वो जरिए हैं जिनसे आप मुझे जुड़ सकते हैं। और कल मैं आपको आपका पर्सनलाइज्ड एक चैनल का जिक्र करूंगा, उसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स होंगे जो प्रीमियम सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, कोर्स को पेड लेवल पर लेके चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। एक ओंकार, गुड नाइट।